रोशनी एमए के फाइनल ईयर में पढ़ रही थी और घर में उसके पिता उसकी शादी की बात कर रहे थे और उसकी शादी अपने ही जैसे एक रूढ़िवादी घर में लगभग पक्की ही कर दी थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे 2 साल पहले रोशनी की बड़ी दीदी की शादी उसके पिताजी ने की थी और आज उसकी दीदी की ज़िंदगी नर्क से भी ज़्यादा बदतर थी, क्योंकि उनके घरों में औरतों की कोई इज्जत नहीं, उन्हें गुलाम और नौकर के अतिरिक्त कुछ नहीं समझा जाता। खैर, रोशनी के घर का भी यही हाल है। उसके पिताजी और दादी ने कभी भी उसकी माँ की कोई इज्जत नहीं की। औरतों को इज्जत सिर्फ बुजुर्ग हो जाने के बाद ही मिलती है, जब वह सास बन जाती हैं। उसकी दादी के साथ भी यही हुआ था और आज उसकी दादी उसकी माँ के साथ भी यही कर रही थी। रोशनी एक ऐसे रूढ़िवादी घर में पैदा हुई थी जहां औरतों को पूरी ज़िंदगी बस अपने पति के लात घूंसे खाने पड़ते हैं। रोशनी और उसकी बहन को पढ़ाया भी सिर्फ इसलिए गया था ताकि उनकी शादी में कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि आजकल लड़के वालों की एक डिमांड यह रहती है कि लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए, क्योंकि आगे बच्चों के भी पढ़ाई लिखाई, स्कूल वगैरह के लिए माँ का पढ़ा होना बहुत ज़रूरी हो गया है। पहले वाली बात नहीं रह गई, लेकिन औरतों के मामले में उन लोगों की सोच आज भी पहले वाली ही थी। रोशनी को बिल्कुल भी नहीं पसंद था कि उसकी शादी उस तरह के किसी रूढ़िवादी घर में हो जिस तरह के घर में उसकी माँ या दीदी रहती हैं। वह अपना जीवन जीना चाहती थी, काटना नहीं चाहती थी। वैसे भी अभी तक उसके सारे अरमानों को कुचला ही गया था। वह साइंस पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसे पढ़ने नहीं दिया गया और बोला गया, कौन सी तुझे नौकरी करनी है, बस शादी के लिए ही तो डिग्री लेनी है। रोशनी अपने साथ पढ़ने वाले वैभव को पसंद करने लगी थी। वह पढ़ाई के साथ साथ नौकरी की तैयारी भी कर रहा था, जिसके लिए वह कोचिंग भी करता था। उसके घर का माहौल बिल्कुल अलग था। उसकी बहन भी बीएससी कर रही थी और उसने आगे पीएचडी करने की सोच रखी थी, जिसमें वैभव उसका पूरा साथ देता था, क्योंकि वह लोग अच्छी मानसिकता के लोग थे। रोशनी ने अपनी माँ से बोला कि वह अपनी दीदी की तरह ज़िंदगी नहीं जीना चाहती और वह यह शादी कभी नहीं करेगी। उसकी माँ ने बोला, लेकिन तू क्या करेगी, तुझे अपने पिताजी की बात तो माननी ही पड़ेगी, क्योंकि तेरे पास और कोई चारा भी नहीं है। रोशनी की दीदी भी मायके आई हुई थी। उसने भी रोशनी का साथ दिया और बोला, माँ, रोशनी बिल्कुल सही कह रही है। जैसे मेरी ज़िंदगी नरक बनी हुई है, वैसे ही रोशनी की ज़िंदगी भी नरक बन जाएगी। मेरा तो जीने का मन ही नहीं करता, लेकिन अब एक बच्चा हो गया है तो इसके लिए तो मुझे जीना है। लेकिन रोशनी जब खुद अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रही है तो उसे अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने का पूरा हक है। रोशनी ने अपनी माँ को वैभव के बारे में सब कुछ बता दिया था, लेकिन उसकी माँ ने बोला, यह कभी नहीं हो पाएगा। तेरे पिताजी को अगर पता भी चल गया ना, तो वह पता नहीं क्या बवाल मचा देंगे। रोशनी ने भी बोल दिया, लेकिन मैं भी दीदी नहीं हूँ कि पिताजी की बात चुपचाप मान लूँ और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लूँ। शादी होगी तो मेरी मर्ज़ी से, वरना मैं अपनी जान दे दूँगी, लेकिन अपनी ज़िंदगी दीदी की ज़िंदगी की तरह नरक नहीं बनाऊँगी। तब तक रोशनी की दादी भी वहाँ आ गई और बोलने लगी, बहुत ज़्यादा ज़ुबान चलने लगी है तेरी। तुझे क्या लगता है तेरी माँ तेरी शादी रोक लेगी? शादी तो तुझे करनी ही पड़ेगी, और मरने का इतना ही शौक़ है ना, तो शादी करने के बाद अपने ससुराल में जाकर मर जाना। लेकिन यह कभी मत सोचना कि यहाँ तुम लोगों की मनमर्जी चलेगी। कहकर दादी वहाँ से चली गई। रोशनी भी चुपचाप वहाँ से चली गई। 3 महीने के बाद रोशनी की शादी थी। इस बीच वैभव की नौकरी एक बैंक में लग चुकी थी और वैभव की बहन का भी बीएससी पूरा हो चुका था, इसलिए वह अपने मम्मी और बहन को लेकर दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया था जहां उसकी नौकरी थी। वैभव के बारे में घर में सिर्फ रोशनी की माँ और दीदी जानते थे। 3 महीने बीत चुके थे और 2 दिनों के बाद रोशनी की शादी थी। शादी की सारी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन एकाएक रोशनी घर से गायब हो गई। घर में हंगामा मच गया। रोशनी को चारों ओर ढूंढा जाने लगा, लेकिन रोशनी कहीं भी नहीं मिल रही थी। रोशनी के पिता को समझ में आ चुका था कि रोशनी भाग गई है। अब उन्होंने रोशनी की माँ को प्रताड़ित करना शुरू किया कि तुझे तो कुछ पता होगा, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया और बोला, मुझे कुछ भी नहीं पता। रोशनी कहाँ गई है, किसके साथ गई है? वैभव और रोशनी के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि उन दोनों ने कभी किसी को कुछ भी बोला ही नहीं था कि उन दोनों के बीच प्यार जैसी कोई बात है। इसलिए कोई भी यार दोस्त नहीं जानते थे कि वैभव और रोशनी के बीच में कुछ है। और फिर वैभव 3 महीने पहले ही यह शहर छोड़कर जा चुका था।
इसलिए रोशनी के पिता उसके ऊपर कोई शक भी नहीं कर सकते थे। कहीं से भी रोशनी का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। काफ़ी ढूंढा गया रोशनी को, हर तरह से कोशिश की गई, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा और सब थक हार कर बैठ गए। करीब 6 महीने का वक्त बीत गया। अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने लगी थी। रोशनी के परिवार ने सबसे बोल दिया था कि रोशनी हमारे लिए मर गई। रोशनी की माँ भी चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। सुबह सुबह वह मंदिर चली जाया करती थी और आज भी वह अपना दिल हल्का करने के लिए मंदिर गई थी और मंदिर में चुपचाप भगवान के आगे बैठकर अपने दिल का दर्द बताया करती थी, जो कि उनकी वर्षों पुरानी आदत थी और उनके घर में सबको पता थी कि रोशनी की माँ मंदिर में जाकर बैठा करती हैं और भगवान से बातें किया करती हैं। आज भी वह अपने दिल का दर्द भगवान को बताने के लिए मंदिर में गई थी। बगल में एक स्त्री घूंघट लेकर बैठी हुई थी। रोशनी की माँ ने बातचीत शुरू की। रोशनी बेटा, तू ठीक तो है ना? खुश तो है ना वैभव के साथ? देख, अपना घूंघट बिल्कुल भी मत हटाना और ना ही मेरी ओर देखना। किसी को भी शक नहीं होना चाहिए कि मैं तुझसे बात कर रही हूँ। रोशनी ने बोला, हाँ माँ, मैं ठीक हूँ माँ, और बहुत खुश हूँ वैभव के साथ। किसी को कुछ भी नहीं पता चला। वैभव का घर परिवार बहुत अच्छा है माँ। मेरी सास भी बहुत अच्छी हैं, ननंद भी बहुत अच्छी है, बहुत खुले विचारों के लोग हैं। वैभव ने मेरा भी कोचिंग में एडमिशन करा दिया है और मैं भी अब नौकरी की तैयारी कर रही हूँ। दोनों माँ बेटी आराम से एक दूसरे से धीरे धीरे बातें कर रही थी, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि यह दोनों एक दूसरे से बातें कर रही हैं। रोशनी ने अपनी माँ से बोला, माँ, आपने मेरी मदद करके मेरी ज़िंदगी संवार दी। और रोशनी की माँ ने बोला, हाँ बेटा, अपनी बड़ी बेटी के लिए तो मैं कुछ नहीं कर पाई, लेकिन जब मेरी छोटी बेटी खुद अपने लिए लड़ने को तैयार थी तो मुझे तो उसकी मदद करनी ही थी। कम से कम तू तो खुश रहेगी, नहीं तो मैंने और तेरी दीदी ने तो नरक की ज़िंदगी ही जी है और आगे भी जिएंगे, क्योंकि हमने अपने लिए कभी आवाज़ ही नहीं उठाई। लेकिन जब तूने अपने लिए आवाज़ उठाई तो मैंने सोच लिया था कि कुछ भी करके मैं तुझे इस नर्क से निकाल कर रहूँगी। और मैंने चुपचाप वैभव से फ़ोन पर बात की थी और उससे बोल दिया था कि अगर वह सच में तुमसे प्यार करता है तो मैं तुम दोनों का साथ देने को तैयार हूँ। लेकिन मुझे पता है रोशनी के पिताजी कभी इसके लिए तैयार नहीं होंगे, तो तुम लोगों को इसी तरीके से शादी करनी पड़ेगी। किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। और मैंने जानबूझकर उससे बोला था कि अभी वह तुमसे कोई संपर्क ना रखे। तुम्हारी शादी के ठीक 2 दिन पहले तुम्हें मैं किसी भी तरह से उसके शहर भेज दूंगी। बस वह रेलवे स्टेशन पर तुम्हें लेने के लिए आ जाए। बहुत डर लग रहा था मुझे यह सब कुछ करने में, लेकिन सब कुछ सही से हो गया। रातों रात मैंने तुझे ट्रेन में बिठाया और भगा दिया। किसी को कानों कान खबर नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था सीधे तरीके से तो मैं कुछ भी करती तो कोई नहीं सुनता, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बड़ी बेटी की तरह तेरी भी ज़िंदगी एक दकियानूस परिवार में जाकर ख़राब हो जाए, जहाँ तू खुलकर सांस भी ना ले पाए। हाँ, मुझे इतने दिनों से डर जरूर लग रहा था कि पता नहीं वैभव तुझे मिला होगा या नहीं, पता नहीं तू ठीक होगी या नहीं। एक बहुत बड़ा फैसला मैंने ले लिया था, क्योंकि मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। लेकिन मुझे वैभव के ऊपर पूरा भरोसा था, क्योंकि उसे तूने पसंद किया था और तू कभी किसी गलत इंसान को पसंद कर ही नहीं सकती। इतना तो मैं तुझे जानती हूँ। मैंने उसी दिन कह दिया था कि मैं ठीक 6 महीने बाद इसी दिन इसी मंदिर में तुझे मिलूँगी, और अगर मुझसे बात करनी होगी तो तू घूंघट लेकर यहाँ बैठी रहना और हम बातें कर लेंगे। रोशनी ने बोला, हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ। बस अफसोस इस बात का है कि मैं खुलकर तुमसे मिल भी नहीं सकती, क्योंकि मुझे पता है अगर पिताजी को पता चल गया तो वह मेरे साथ साथ तुम्हारी भी जान ले लेंगे, और मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। माँ ने बोला, हाँ बेटा, मैं भी बहुत खुश हूँ कि तू वैभव के साथ खुश है। बस अब तू जल्दी से चली जा, मैं भी अब घर जा रही हूँ। कहकर रोशनी की माँ ने ईश्वर को प्रणाम किया, क्योंकि उन्होंने उसकी बेटी की ज़िंदगी संवार दी थी, और वहाँ से उठकर जाने लगी। थोड़ी ही देर में रोशनी भी उठकर रेलवे स्टेशन की तरफ जाने लगी, जहाँ वैभव ट्रेन में बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था।